नमस्ते और आप सबका स्वागत है इस शो में। और वीडियो को आप लाइक करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है हम सेथोलॉजी में बहुत रिसर्च करके किसी को बुलाते हैं और सही इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमारे इतिहास के टॉपिक से चलते रहते हैं। विदाउट डिले लेट अस वेलकम व्लादिमीर आदित्यनाथ। इनका रियल नेम मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे मालूम है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बता सकता मैं। तो शुरू करते हैं। ये जो फायरिंग चल रही है बार-बार बांग्लादेश बीडीआर, बांग्लादेश राइफल्स और बीएसएफ, तो एक्चुअली समस्या क्या है इधर? हाउ व्हाट डू यू सी एक्चुअली? दिस इज द रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहला बात है, ये इतिहास का पुनरावृत्ति है। ये समस्या मेन बात है, समझ बीडीआर नहीं, इट्स मेनली हैपनिंग बिटवीन बीजीबी। उनके भी बॉर्डर गार्ड्स में से फुल मिलिट्री फोर्सेस होते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। जैसे पैरामिलिट्री के अंदर आने वाले होते हैं वो बीजीबी होते हैं, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो ये बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और हमारे बीएसएफ के बीच में अभी बहुत समस्या चल रहा है, इंक्लूडिंग आज बहुत हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, failure of flag meetings, concerns regarding illegal immigration, deportation, citizenship rights, फिर उसका ये लेके इट हैज बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। रहा बात ये वायलेंस और ये विषय और बीजीबी इज एग्रेसिवली ये जो बंकर बनाना, मशीन गन बैठाना, दिस हैज बीन अ स्टांस ऑफ बीएनपी। पहला बात है, वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग। जब यूनुस सरकार के समय था, यूनुस सरकार के समय में व्हेन वी यूज्ड टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स, सारे नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल हिंदू ग्रुप्स ऑल वुड लिसन, दे वुड प्रीएम्प्टिवली अप्रोच अस। अभी भी वी आर रिपोर्टिंग। आपको मैं कुछ नंबर्स बोलता हूं। जनवरी 51 एट्रोसिटीज, 179 कंफर्म्ड हिंदू विक्टिम्स। फेब्रुअरी 76, out of which 66 were between after the elections, 12 से 28 तारीख के बीच में। ये हिंदू वॉइस का हमारा खुद का रिपोर्ट है। इसमें विक्टिम्स का संख्या 300 के ऊपर। मार्च में 47, अप्रैल में 68, मई में 86, जून में 11 दिन में 46। ये हमारे हिंदू वॉइस के रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ यूनिटी ग्रुप के साथ, इंक्लूडिंग एचआरसीबीएम, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है उसके हिसाब से। और एक मेरा प्रोफाइल में एक और देखिएगा, सामीद बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी अच्छे रिपोर्ट्स कलेक्शंस किए हैं। आई एम टेलिंग, इन एडिशन टू हिंदू वॉइस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, सबको कोलैबोरेट करके हमें मिलता है जनवरी से अप्रैल में 505 इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज विद ओवर 1500 विक्टिम्स। दिस इज द लेवल ऑफ एट्रोसिटीज जो चल रहा है। एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज ड्यूरिंग तारिक रहमान वो बढ़ा है। वो उतना अत्याचार, इतना दुराचार यूनुस के समय भी नहीं था, पहला 3 महीना छोड़ के। जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024 है, नवंबर 2024 से ये पीरियड तक, इतना समय में इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ। हिंदुओं को, बांग्लादेशियों को जितने हम पूछ रहे थे, बोल रहे थे और बुरा हालत है। अब ये सिचुएशन, बीएनपी एज अ पार्टी वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपोजिंग द सेक्युलर नेशनलिज्म ऑफ अवामी लीग। अब आप अगर पूछोगे, मतलब इफ वी ट्रांसलेट मेरे नाना जी का एक बहुत अच्छा बंगाली में कहावत, इफ यू ट्रांसलेट दैट, बोलते थे वी swallowed the beautiful lie of secular nationalism by Mujib. So I don't know how better to put it than that way. उससे बेहतर कैसे तरीके से बोला जाए। तो उन्होंने, उनके बाद यही बहुत सही बात है। तो अवामी लीग, मतलब 1971 के बाद ही हिंदुओं पे अत्याचार वापस शुरू हो गया बांग्लादेश में। रोमना काली मंदिर का डेमोलिश, जमीन मतलब वो वापस ना देना पाकिस्तान आर्मी का। फिर 72 में दुर्गा पूजा में पाबंदी, बहुत सारे ऐसे हुआ, रोक टोक लगा देना। फिर उसके बाद बीएनपी शुरू हुआ क्या, ये जो रजाकार, ये जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट, ये जो पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड एलिमेंट्स, इनको शेल्टर देने के लिए मुजीब नेवर टुक एक्शन अगेंस्ट देम इन द सेक ऑफ नेशनल यूनिटी। तो इसका फायदा बीएनपी उठाया। तो ये खालिदा जिया अपना जो पार्टी बनाई और अपना जो इंस्टीट्यूशन बनाई, दैट इंस्टीट्यूशन वाज बेस्ड ऑन, उसका पिलर था आईएसआई के साथ कोऑपरेशन।
In fact, Khaleda Zia's second in command, Saleh-ud-Din Ahmed, was responsible for a lot of atrocities against Hindus in Northeast. इनके साथ भी। तो अभी सालेउद्दीन अहमद को भारत का एजेंट कुछ भी बोला जाए, लेकिन इन्होंने हमारे सिविलाइजेशनल बहुत डैमेज किया है। और दूसरी बात है, देखिए, खालिदा जिया हो, सालेउद्दीन अहमद हो, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आता है कि तारिक रहमान का मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री कहाँ से हुआ? एंट्री पॉलिटिक्स में हुआ 2001 के समय, खालिदा जिया के साथ। 2001 में जब बीएनपी और जमात के कोएलिशन 2/3 मेजॉरिटी में इलेक्शन जीते थे, भयंकर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था। 18,000 हिंदू महिला, बच्चे और इनके मतलब क्या बोलते थे, ये जो मतलब मेंटली चैलेंज्ड वीमेन, वो कुछ किसी को नहीं छोड़े। दे वर हॉरिबली अब्यूज्ड, वायलेटेड इन द वर्स्ट वे। मतलब इनके मतलब साथ दुष्कर्म किया गया बोलने से उसका व्याख्या नहीं होता। आप लोग पूर्णिमा रानी शील का कहानी पढ़िएगा। मैं इतना ही बोलता हूँ, वो कहानी इट वाज डिस्टर्बिंग। आप आगे का और देखिएगा, चौर फाउशन, हारानुनाक छवि रात, द नाइट ऑफ द लॉस्ट नोज रिंग्स, ये पढ़िएगा। केवल महिलाओं के सब कुछ लूट नहीं ले गए, उनके कपड़े तक ले लिए गए थे, ताकि ये लोग अगर गलती से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बुलावा ना पाए। सम ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स वर अनफॉर्चुनेट इनफ टू हियर दोस टेस्टिमोनीज लेटर। बहुत सारी महिलाएं डूब गए क्योंकि शर्म के मारे वो आ नहीं पाए, जले हुए घर के अंदर कैसे अपने सम्मान जो बचा हुआ था वो रखने के लिए। दिस वॉज द बैकग्राउंड जहां से तारिक रहमान अपना पॉलिटिकल शुरुआत किया है। Why I am telling this? Because when the Indian government says we are collaborating, Tariq Rahman is a strategic partner, we should ask ourselves the question कि किसके साथ हम strategic partnership कर रहे हैं और वो हमारे civilizational partnership के लिए क्या है? Should a nation who calls himself a civilizational state even have partnership with such people? ये क्वेश्चन जरूरी है। वो जो 2001 का एट्रोसिटीज था, उस पे 25 सर्विंग मिनिस्टर्स फ्रंटलाइन लीड लिए थे। 25,000 बीएनपी और जमात कैडर्स तारिक रहमान के मेन तब जब थे, मतलब जैसे ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी था, वैसे खालिदा जिया का उस समय था तारिक रहमान, उनके अंडर काम किए थे। जब बाद में बांग्लादेश की जुडिशियल इंक्वायरी बैठने के बाद दे वर हॉरिफाइड इतना अत्याचार देख के, विशेष करके पूर्णिमा रानी शील, ये सब केसेस जब ये निकाल के बोले, और एक राजवंशी महिलाओं का क्या क्या किए थे, मतलब आई कांट टेल दैट इन पब्लिक थिंग, इट विल बिकम टू डार्क, बट द कोर्स ऑफ द मैटर इज दे वर हॉरिफाइड इनफ टू पुट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी। और वो इंक्वायरी जब गवर्नमेंट को दिया गया, द बीएनपी गवर्नमेंट अंडर तारिक रहमान डिसमिस्ड इट। तो ये है इनका माइनॉरिटी राइट्स और इसका रिकॉर्ड। और उस समय एक और एस्पेक्ट था, बॉर्डर क्लैशेस। लगातार बीजेपी के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक, इंडिया में घुस के इंडियंस को किडनैप करना, बच्ची उठाना, ट्रैफिकिंग करवाना, गाय तस्करी करवाना, दिस वाज डन सिस्टमैटिकली। वही चीज वापस हम देख रहे हैं। एक वीडियो आप लोग बहुत देखे होंगे कि पत्थरबाजी चल रहा है भारत और वहां पे मतलब बांग्लादेश के लोगों के साथ बॉर्डर में हमारे, वो क्यों हो रहा था? उसके पहले बांग्लादेश के लोग जब थोड़ा बीएसएफ वाले दूसरे जगह थे, कम तादाद में थे, उसका फायदा उठा के बांग्लादेशी सिटीजन आर्म्ड घुस गए अंदर भारत में। घुस के जो लोकल फार्म लैंड्स थे, जो लोकल एरियाज थे, वहां से फसल शस्य उठा के चले गए। सेम चीज हम लोग 2001 में भी देखे थे, ऐसे अत्याचार, ऐसे एग्रेशन। बोराईबारी साइड, बोराईबारी के एक इंसिडेंट हुआ था 2001 में, वहां पे इन एन एक्ट ऑफ अनप्रोवोक्ड एग्रेशन 16 बीएसएफ जवानों को मारा गया, जानवरों की तरह उनके हाथ पैर बांस में बांध के बांग्लादेश में घुमाया गया। दिस वाज द एस्पेक्ट ऑफ इट। तो बॉर्डर एग्रेशन बीएनपी का कॉमन ट्रेंड रहा। अब विद दैट बैकग्राउंड इन माइंड, अब हमें सोचना चाहिए कि अभी बॉर्डर, हाँ, अब बोलिए। हाँ, अगर एग्रेशन का बात किया जाए तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द एग्रेशन। तो बीएनपी का एक एग्रेसिव डेमोग्राफिक एक्सपेंशन बांग्लादेश के सारे सरकार का था, अवामी लीग का भी था, कि इलीगल इमिग्रेशन, इसको हम लोग एक बॉर्डर मैनेजमेंट इशू मानते, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू मानते, लॉ एंड ऑर्डर इशू मानते, मे बी नेशनल सिक्योरिटी इशू मानते, लेकिन हम लोग इसको वार के तरह नहीं देखते, बांग्लादेश देखते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल हम देखे थे मुस्लिम लीग का 1901 से।
ये इतना भयंकर पॉलिसी उस समय था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी 1920 में लाइन बनाना पड़ा, लाइन लेजिस्लेशन बनाना पड़ा आसाम में इनके इलीगल इमिग्रेशन रोकने के लिए। इनके अगेंस्ट भी आसाम के मुसलमान, सॉरी मतलब मुस्लिम्स हु लिव इन असम, दोनों में फर्क है, दे ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट कि ये ऐसे फ्रीली मुसलमानों को आने देना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजिकली सेटलमेंट, ये इलीगल इमिग्रेशन केवल नहीं है, इट्स नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय इकोनॉमी, इट इज बैक्ड बाय स्टेट फंडिंग, इट इज बैक्ड बाय स्ट्रेटेजी। और ये जो विषय था ये बंगाल में बहुत वेल नोन था। 1990 में इन पे आर्मी जनरल्स बोल रहे थे, बाय 1997 ऑथर्स वर राइटिंग बुक्स। अनफॉर्चुनेटली सारे मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आर इन बंगाली, पर्टिकुलरली वन बुक मैं रिकमेंड करूंगा, बिना युद्धे भारत दखल, बिना युद्ध में कैसे भारत दखल किया जा सकता है। इसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड इन्होंने डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी दिखाए थे कि कैसे बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन करके हमारे डेमोग्राफी को, मतलब डेमोग्राफिक एक्सपेंशन किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में लेवरेज लिया जा सकता है। दैट इज वाई इट इज बांग्लादेश डॉक्ट्रिन। अब आप देखोगे बांग्लादेश इज मच मोर एग्रेसिव, उनके मच मोर प्रोएक्टिव एंड मच मोर मतलब desperate about this, क्योंकि we are looking for law enforcement, we are looking for administrative comfort, maybe to some extent we are looking for national security, लेकिन बांग्लादेश इज फाइटिंग अ वार। तो दोनों अप्रोच का बेसिक डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले बात है, बांग्लादेश में जब वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीते या असम इलेक्शन जीते, वेस्ट बंगाल इलेक्शन लेके इतना वो हल्ला क्यों हुआ? क्योंकि वेस्ट बंगाल से अभी जो पुश इन हो रहा है, सबसे पहला बात है, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर सही में हमको इलीगल इमिग्रेशन और पुश इन रोकना है, हमें उसके लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री चाहिए, और वो केवल डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं, उसके साथ साथ हमें प्रॉपर फंडिंग देना पड़ेगा उस मिनिस्ट्री को, ताकि उसके थ्रू हम प्रॉपर पॉलिसीज निकाल पाए। क्योंकि नए नए तरीके हैं, जैसे कोलकाता के, साउथ कोलकाता के बड़े बड़े इलाके में, कौशबा या ये सब इलाके में लोग हैं जो सीधे सीधे अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि हम लोग ये जो इलाके में है, हमारे पास पासपोर्ट है, हम लोग पासपोर्ट ले लिए है एसआईआर में, तुम्हें तो फिर हम लोगों के पास पासपोर्ट है, हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया। तो इनके पास कुछ पूछा नहीं गया तो फिर क्या होगा? उनके पास और ज्यादा इंक्वायरी नहीं हुआ, उनके नाम भी वोटर रोल में रहे, वो भी अभी भी रहे। तो एसआईआर वाज नॉट 100% सक्सेसफुल, इट वाज पार्शियली सक्सेसफुल। तो ऐसे डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट ड्राइव शुड बी डन इन मल्टीपल ड्राइव्स। इसके लिए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होना चाहिए इलीगल इमिग्रेशन भारत में, या वो ना हो तो कम से कम बॉर्डर स्टेट में हमारे टैक्स से एक पोर्शन रख के उसको ऐसे एक मिनिस्ट्री बना के इमिग्रेशन कंट्रोल इन मिनिस्ट्री बनाना चाहिए, और इसका वार फुटिंग में पॉलिसीज देखना चाहिए कि जो ऐसे रहे उनके लिए क्या पॉलिसी बनाए, जो किसी और तरीके से घुस रहे, जुगाड़ कर रहे हैं, उनके लिए कैसे बनाए, जो पूरा डॉक्यूमेंट्स इलीगल बना रहे हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करे, बायोमेट्रिक्स कैसे स्ट्रेंथन करे, कहाँ कहाँ पॉलिसीज मतलब उनके ब्रोकर या ये लोग अभी भी फंक्शनल है, इनके लिए वी नीड अ डेडिकेटेड इकोसिस्टम टू वर्क। क्योंकि इनके पास एक होमोजीनियस इकोसिस्टम है, लेजिस्लेशंस में भी चेंजेस जरूरत है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि बॉर्डर साइड में हमारा जो बॉर्डर है, इट्स कंटिन्यूअसली फेंस्ड, इट्स वंडरफुल बॉर्डर, लेकिन बहुत सारे इलाके में अभी, लेकिन देयर आर गैप्स, और हमारा नॉन लीथल ट्रीटी है, गोली चलाने नहीं दिया जाता। इसका फायदा क्या है? अगर कोई पकड़े जाए तो दे आर नॉट बीइंग शॉट, ये फिर से अटेम्प्ट लेते, लगातार लेते रहते जब तक एक बार सफल ना हो जाए। ये रुकना जरूरी है। और बांग्लादेश का भी इसी विषय पे इतना ज्यादा खार है, क्योंकि गोली चलाओ तो इसके अगेंस्ट बांग्लादेश के सक्सेसिव मिनिस्ट्री बोले। तो ये जो ऑर्डर है, इसको पहले कांग्रेस ने लाया, फिर बीजेपी ने और एनफोर्स किया, करके क्या मिला? अब कुछ नहीं मिला। तो दीज आर सम लेजिस्लेटिव पॉलिसीज चेंजेस चाहिए। हमारे फेंसिंग इंडिया के 150 मीटर अंदर है, बहुत सारे जगह इंडियंस के लैंड उसके उस पार है, वहां पे उनसे बहुत अत्याचार होते, जमीन से लूटते, गाय उठाते, कभी कभार उनको उठा के ले जाते। वी नीड प्रोएक्टिव कैंपेनिंग। और एक बहुत बड़ा एरिया में, बॉर्डर में होमोजीनियस इकोसिस्टम बन चुका है जो इलीगल इमिग्रेशन से प्रॉफिट होता है। तो ये इकोसिस्टम को हमारा जरूरत है कि हम इनको एक नो सेटलमेंट या मिनिमल सेटलमेंट जोन रखे, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर वाइड, जिसके जहां पे आफ्सपा लाइक अथॉरिटीज दिया जाए।
आर्म फोर्सेस को, टू ब्रेक द इफेक्ट ऑफ दिस कंटिग्यूटी ना रहे। ये मतलब एकदम एक ही लाइन पे सब इलीगल इमिग्रेशन, अवैध घुसपैठ का सिस्टम बन चुका है, ये ना रहे, बहुत जरूरी है। तो दिस इज द थिंग। अब इसके बाद अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो विल गो इनटू बांग्लादेश का अभी अप्रोच करंट। मेरे को एक बात बताइए कि आपने बड़ा क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया, और कल मेरा अदिति से ही बात हो रहा था, बोल रहा था कि वो बता रही थी, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो वो मुझे बता रही थी कि किस तरह हिंदू नाम से ये लोग जबरदस्ती अभी भी इलीगल इमिग्रेशन भारत के अंदर पुश करने में लगे हुए हैं। और भारत के पास एक और मॉडल भी है, म्यांमार का मॉडल, जिसमें म्यांमार ने धक्के देके रोहिंग्या को निकाल दिया था। आपको मालूम है किस तरह निकाला था उन्होंने। लेकिन लेकिन भारत बड़ा कमजोर दिखाई देता है, ज्यादा ही ह्यूमन राइट्स इसमें। तो क्या वो पॉसिबल है भारत के लिए करना? बिल्कुल पॉसिबल है, और भारत नहीं कर रहा है, इससे भारत का ही असम्मान हो रहा है सभी जगह। देखिए बांग्लादेश का अप्रोच क्या था। वेस्ट बंगाल से जब लेजिटिमेट डिपोर्टेशन होता है, पहले सबसे पहले आप लोगों को, दर्शकों को पता होना चाहिए कि डिपोर्टेशन कैसे होता है। डिपोर्टेशन जब होता है, इट फॉलोज एक्ट्स एंड लॉज, लाइक इंडियन फॉरेनर्स एक्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट, बहुत सारे एक्ट होता है जिसको साइट करके या रेफर करने के बाद ही डिपोर्ट किया जाता है। और जब ये इसको डिपोर्ट किया जाता है किसी को, उसके पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डिपोर्ट देम। ऐसा नहीं है कि किसी को कभी उठा के फेंक दिया गया। तो ये डिपोर्टेशन जो होता है उसके बाद भी, देखिए ये जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है, दिस इज डन साइंटिफिकली। तो ये जो भारत करने जा रहा था, भारत को रिपैट्रिएशन के लिए जब फॉर्मल चैनल से बांग्लादेश को अप्रोच करते हैं, तो बांग्लादेश क्या करते थे, बांग्लादेश ये फॉर्मल रिपैट्रिएशन एफर्ट्स को बहुत तगड़े तरीके से डिले करता था। दशकों तक, 5 साल 10 साल केस पड़े हुए, कोई प्रोग्रेस नहीं, और इंटेंशनली इनको नहीं देता था। तो भारत बाध्य होकर बोला कि अगर तुम लोग ऐसे कर रहे हो, देन वी विल वेरीफाई आवरसेल्व्स एंड देन विल पुश बैक। तो पुशबैक जो है, दैट इज डन बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट ऑनरिंग देयर बॉर्डर एग्रीमेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द अदर वे। तो ये जो पुशबैक होने लगा, इसके बाद आप लोग मेरा कभी ट्विटर प्रोफाइल में जाइएगा, @vlad adi returns, VLADADIRETURNS, हम लोग उस पे डेट, टाइम, बॉर्डर, प्लेस सब देके बोल रहे, ओरिजिनल वीडियोस और फुटेजेस क्या हो रहा है। हम लोग जब डिपोर्टेशन शुरू हुआ, सबसे पहले हम क्या देखे, बांग्लादेश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देयर ओन सिटीजन एज इलीगल इमिग्रेंट्स। नावगांव बॉर्डर में 5 तारीख हमें केस देखे, जहां पे एक फैमिली 10 जन का, उनको जब यहाँ पे वहां पे पहुंचे, तब बांग्लादेश क्या किया, उनके पासपोर्ट छीन लिया। पहले फैमिली एक्यूज कर रहा था वीडियो में, और पासपोर्ट छीन के उनको बोला कि तुम इंडियन हो, बांग्लादेशी नहीं। उनके बांग्लादेश का पासपोर्ट छीन के उनको बैठा दिया। 96 घंटे बैठे रहे, फिर भारत सरकार क्रैक्ट, उनको फूड और शेल्टर दिया, जबकि देना नहीं चाहिए था। दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा, नौराइल खुलना साइड के मुसलमान लोग, बच्चे, महिला, सब बॉर्डर में बैठ के बोल रहे हैं हम रोहिंग्या नहीं, हमें जाने दो। बांग्लादेश कुछ भी एक्सक्यूज है, दे आर नॉट अलाउइंग देम। उनके जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम में भारत से ज्यादा प्रोस्पेरस कंट्री है, उसके वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि हम वो नैरेटिव बरकरार रखने के लिए और डेमोग्राफिक प्रेशर रखने के लिए ये बोल रहे हैं, नहीं, विल नॉट अलाउ। दे आर विलिंग टू लेट देयर ओन मुस्लिम सिटीजन स्टार्व एट द बॉर्डर। तो दिस इज द, और इनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है वापस लेने का। एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम बांग्लादेश। तो इस परिस्थिति में आई थिंक वी शुड गो मोर लाइक म्यांमार, और वी शुड शो आवर फोर्स सिमेट्री। म्यांमार के तरह जाने का जरूरत नहीं है, बट वी शुड शो आवर फोर्स सिमेट्री, एसिमेट्री, कि तुम हो कहां पे। उनके हमारे फोर्स के कंपैरिजन में वो थोड़ा दिखाना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश इज फाइटिंग इट लाइक अ वॉर एंड वी आर डीलिंग इट लाइक अ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। तो दोनों का डिफरेंस है। जब भी पुशबैक शुरू हुआ, ये डिनाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, दे डिप्लॉयड 60,000 एक्स्ट्रा बीजीबी पर्सोनेल एट द बॉर्डर, पुश इन रोकने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किए, उन्होंने उसके साथ साथ लोकल सिविलियंस और बीजीबी कोलाबोरेशन शुरू कर दिए। मतलब इनके सिविलियंस और बीजीबी वाले कोलाबोरेट करके भारत सरकार के ये डिपोर्टेशन ड्राइव्स के अगेंस्ट काम करने लगे। फिर क्या है, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां के हिंदू सिटीजन्स को रैंडमली उठा के बांग्लादेश से बाहर फेंक दे रहे हैं।
दिस इज जस्ट अ रिटेलिएशन कि तुम वहां से बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भेज रहे हो, हम जेन्युइन हिंदुओं को उठा के फेंक देंगे। आज एक ऐसी है श्रुति राजवंशी, उनका एक प्रोफाइल हम लोग डॉक्यूमेंट किए। वो वृद्ध लोग रो रहे थे कि मुझे घर जाने दो, घर जाने दो। और वो लेके बीजेपी और इनके बीच में बहुत बड़ा मतलब फ्लैग मीटिंग तो फेल हुआ ही, वो लेके बहुत मतलब अशांति हुआ, कड़े शब्द एक्सचेंज हुए। फिर उनके वहां पे देयर वेर स्टैंड ऑफ्स हो गए, फेस ऑफ्स हो गए। तो वो लेके तो उनको कई घंटे तक ऐसे स्ट्रगल करना पड़ा। बाद में फाइनली उनके फैमिली को आके मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट पार होके आना पड़ा। वो वृद्ध बीएसएफ सोर्सेस बोलता है कि वो वृद्ध व्यक्ति को बीजीबी वालों ने उनके गांव से उठा के बॉर्डर के मतलब यहाँ पे फेंक दिया। और बीएसएफ सोर्सेस आप कहीं पे भी देखो, इंडियन मीडिया में एनडीटीवी आई है, केवल हम लोग नहीं, ये लोग भी बोल रहे हैं कि they think that this was done because he was a Hindu, उनके हिंदू आइडेंटिटी के लिए। तो आप सोचो बांग्लादेश कितना भयंकर युद्ध रणंगदेही रूप में काम कर रहा है, और उसके विरुद्ध हमारा पॉलिसी क्या है। इसी विषय पे हमारा जो पॉलिसी का दुर्बलता है वो हमें सुधारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये विषय पे हमारा दिक्कत है। और एक एस्पेक्ट जो हम लोग इस पे देख रहे हैं अभी बॉर्डर क्लैशेस में, बीजीबी इज बिल्डिंग बंकर्स। वो लोग लाइट मशीन गन्स लगा रहे हैं, वो लोग हेवीली आर्म्ड होकर आ रहे हैं। हमारे बीएसएफ अभी भी उस लेवल का प्रिपरेशन लेके एकदम एग्रेसिव मूड में उनके सामने नहीं भिड़ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज अलार्मिंग, क्योंकि वहां पे पहले भी बीजेपी अनप्रोवोक्ड अटैक कर चुका है। बोराईबारी इज एन एग्जाम्पल। तो भारत सरकार को वो देखना चाहिए थोड़ा ध्यान से। थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी वेल। आप कुछ और बता रहे थे, उसके पहले आप बोल रहे थे, मैं कंटिन्यू करूंगा। व्हाट वाज दैट? देखिए, एक इशू मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो ह्यूमन राइट्स का मामला बोला जाता है, देखिए कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर इफ यू गिव देम मोर इम्पोर्टेंस देन देयर वेट, देन देयर इफेक्टिवनेस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, मोर दे बिकम मोर इफेक्टिव देन दे शुड। तो भारत में यही हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है एपीडीआर बोल के। ये एपीडीआर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या किए? APDR organization is basically a communist organization founded in 1972। जब नक्सलों के अगेंस्ट बंगाल में धड़ाधड़ ऑपरेशन हो रहा था, इन्होंने वही चीज की है। हिंदुओं को गैस लाइट किए, वेस्ट बंगाल में सारे जगह जाके हिंदू मुस्लिम राइट्स में हिंदू विक्टिम्स के अगेंस्ट नैरेटिव बनाते थे। कश्मीर में मिसिंग कश्मीरी बोल के कश्मीरी मुसलमानों के लिए एडवोकेसी किया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं किया। बांग्लादेश के हिंदू जो वेस्ट बंगाल में बिलखते रहे दशकों तक सब कुछ होके, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का भरपूर सपोर्ट लिया। इन्होंने क्या किए, 6 मेजर बांग्लादेशी इंटरनेशनल आउटलेट जैसे प्रोथोम आलो, डेली इत्तेफाक, इनको फेक नैरेटिव्स फेंके कि भारत विदाउट वेरीफाइंग नेशनलिटी वेस्ट बंगाल के बंगाली बोलने वाले सिटीजन्स को बाहर फेंक दे रहा है। यूरेशियन टाइम्स, ये सब इंटरनेशनल आउटलेट को इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। तो इसके अगेंस्ट हिंदू वॉइस ट्रस्ट के तरफ से और हम लोग भी ये रिपोर्ट बनाए और ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन दिए शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी जी को, वेस्ट बंगाल के सीएम, एचएमओ में, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, एनआईए को एक्शन लेने के लिए। अब हम लोग को जितना हो सकता है एविडेंस देके, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के क्या क्या है इनके वायलेशन लेके दे दिए। अब बाकी तो प्रॉब्लम वही है कि सरकार इज नॉट शोइंग द पॉलिटिकल विल। और ये जो डिपोर्टेशन ड्राइव ये जो बोल रहा है, ऊपर आप लोग कुछ देख रहे हैं बट अंदर द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। एक मुझे बात बताइए कि जैसे हम लोगों को मालूम ही है कि बहुत सारा बांग्लादेश का पार्ट्स हिंदू मतलब पूरा देश ही हिंदुओं से बना हुआ है था। अब उसमें ऑलमोस्ट बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बन गया है। क्या भारत को बांग्लादेश को पाकिस्तान के जैसा ट्रीट करना चाहिए? वर्ष पाकिस्तान का आइडिया बांग्लादेश से आया है, तो बांग्लादेश शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एनिमी नेशन। एंड आप ही सोचो ना, एक सिंपल सवाल है, जिस देश में हर 3-4 साल के बाद एक एंटी हिंदू पोग्रोम होता है, जहां पे लाखों हिंदू बच्ची और महिलाओं का इज्जत लूटा गया है बारों बार, थोड़ा उसको जहां एक्सप्लेन पे करिए एक बार कि हाउ पाकिस्तान's idea came from Bangladesh. 1906 the Nawab of Dhaka, they claimed for a
Muslim nation Pakistan. और this was done when बिपिन चंद्र पाल का बोंगो भोंगो रोध आंदोलन, मतलब नहीं, बंगाल का पाकिस्तान का तो नाम ही 1935 से बनाया गया था इंग्लैंड में। ना the Muslim homeland of Pakistan was given, the idea was given by the Nawab of Dhaka in 1906. The name Pakistan तो 1935 से The बना है name लंदन में। Pakistan came there, but the idea of Pakistan कि ये मुस्लिम एरियाज जाएगा, कहाँ से जाएगा, कौन सा एरिया होगा, those parts were first drafted in 1906 by the Nawab of Dhaka. और ये पाकिस्तान लेके, नवाब ऑफ ढाका का पाकिस्तान लेके हिंदुओं ने बहुत प्रतिवाद किए। 1930, 1932, 1930 में के ढाका में, 1932 के सिलहट में, 19 मतलब सियोटो में, उसके पहले 1905 में मोयमनसिंह में बहुत सारी लड़ाई हुआ। और ये जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे ना, जुगांतर और ये जुगांतर, दीज ग्रुप्स, दीज उनके पहला ऑपरेशंस वर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, दे वर अगेंस्ट दीज मुस्लिम्स। हम लोग के यहाँ पे इतिहास है, फ्रीडम फाइटर्स, लड़के लड़कियां मुंह में बेयोनेट लेके, बंदूक लेके, दे वुड गो एंड फाइट एंड डिफेंड विलेजेस नवाब के फोर्सेस के साथ। तो द फर्स्ट मेजर ऑपरेशंस ऑफ अनुशीलन समिति जुगांतर, जिनमें आप लोग कुछ नाम जानते हो, मदन लाल ढींगरा, फिर आपके खुदीराम बोसो, प्रफुल्ल चाकी, औरबिंदो घोष, इनके सारे जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके एफिलिएटेड जो विलेज के रूट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, those were basically built to resist the Muslims and the English। और सबसे पहले इनके लड़ाई मुसलमानों से हुआ, इंग्लिश से पहले। These are some facts। और इसीलिए and coming back to the point, आप ही सोचो ना, ऐसे जो देश है जहां पे इतना हिंदुओं का रक्त और मतलब आंसू बहा है, इतने महिलाओं का क्रुंदन है वहां पे, क्या वो कंट्री कभी भारत जैसे सिविलाइजेशनल स्टेट का एलाई तो छोड़ ही दो, कभी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन सकता है, फ्रेंड बन सकता है रियलिस्टिकली? नहीं, देखिए हमारे शास्त्र बड़ा क्लियरली बोलते हैं इन देशों पे आक्रमण किया जाता है, इनको ये सब गुंडे हैं, डाकू हैं, इनको खत्म किया जाता है, इनको कोई नेशन स्टेट तो नहीं माना जाता है। तो दीज आर तो आर्टिफिशियल टेरिटरीज इस्लाम ने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, इस्लामिज्म ने। तो टेरिटरी तो लैंड तो भारत की है ना, तो वो तो रिजॉल्व भारतीय सरकार को होना ही चाहिए इतिहास को देख के, कि हमारे पूरे सभी राजाओं ने जहां भी गुंडे हैं, डाकू हैं, उनके ऊपर अभी ये नेशन स्टेट में बना के फिर सेंचुरी, मतलब एक तरह से बांग्लादेश सेंचुरी बन चुका है क्रिमिनल्स का। तो उसमें तो भारतीय सरकार को ही एक्शन लेना चाहिए उसमें। ये तो निरंतर का कार्य है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। आदित्य जी, बड़ा दुख का बात मैं बोलना चाहूंगा कि भारत सरकार इज थिंकिंग दैट पार्टी पॉलिटिक्स टू गेट सम एक्सेस एंड मतलब थिंग्स इज गुड एनफ। वो लोग सोच रहे हैं जैसे आटे के साथ घुन पिस जाए वैसे बांग्लादेशी हिंदू पिस जाए। इसीलिए इतना अत्याचार होने के बाद, इतना रिपोर्ट हम लोग देने के बाद भी, वही जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जैसे पहले बोले, जो हमारे रिपोर्ट के लिए रहते थे, अभी भी रिपोर्ट सब बन रहा है। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पिंग अस अ लॉट, अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईचएएफ, फिर कोहना, दे आर हेल्पिंग अ लॉट। लेकिन इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे हैव स्टॉप्ड रिपोर्टिंग इट। दैट मसल पावर, दैट सर्वेलेंस पावर, ये इनका चला गया है। तो ये इनका बहुत फायदा हो रहा है, और ये गया है एक ही रीजन में। भारत सरकार थिंक्स बांग्लादेश डिजर्व्स अ पॉलिटिकल ऑप्शन, एंड ये जो तारिक रहमान है, जिनका बैकग्राउंड हम बोले, भारत उनको सोच रहा है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के लिए। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का, रिलेशंस का टॉक हो रहा है, जिनके अगेंस्ट हम लोग और एक पहले अप्रैल में रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि वीजा नॉर्मलाइजेशन करने का, हमारा जैसे फटा हुआ हाल है वीजा सिस्टम का, बायोमेट्रिक्स दोनों तरीके का यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट नहीं है, मेडिकल वीजा में साथ साथ जो अटेंडेंट आता है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता। छोड़ दीजिए, दैट इज अ फुल फ्लेजेड टॉपिक इन इटसेल्फ। वी बिल्ट अ फुल 5000 वर्ड रिपोर्ट ऑन इट, डिफरेंट लूप होल्स दिखा के। तो ये सिस्टम के साथ भी वी वर अगेन विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी फॉर सम सॉफ्ट पावर जिसका कोई वैल्यू नहीं है अल्टीमेटली इन दीज सिचुएशंस। इस पे कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि तारिक रहमान हैज चेंज्ड, बट ही इज नॉट। वही इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। ही टुक 2 months टू सेटल इन, और जमात अत्याचार कर रहा है। बीएनपी भारत सरकार को बोल रहा है कि हम लोग अगर ज्यादा तुम हमें प्रेशर दोगे तो जमात आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लाओ, वो हिंदुओं पे अत्याचार ही करेगा। द प्रॉब्लम इज नॉट पॉलिटिक्स, द प्रॉब्लम इज सिविलाइजेशन। अब क्या शुभेंदु अधिकारी के आने से पहले के आने के बाद इसमें
और भी एग्रेसिव पोस्चर हुआ बांग्लादेश का? नहीं, नंबर के हिसाब से इट्स यूनिफॉर्म। देखिए, शुभेंदु अधिकारी आने के बाद एक एक्सक्यूज दिखाया गया है, पर आप नंबर देखिए ना, 51, 76, 47, फिर आपका 67, फिर आपका 86, फिर आपका 46, 11 दिन में। तो नंबर्स देखिए ना, इट्स कम कहाँ हुआ? एंड दीज आर ऑल वेरीफाइड केसेस जो हम लोग हिंदू से खुद वेरीफाई करवा पाए। इसके बाहर वी आर नो लॉन्गर क्लेमिंग कि हमको सर्वज्ञ है या सब जानते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जिनके जहां हम पहुंच नहीं पाए। व्लादिमीर, मैं आपको इस पे एक सेकंड शो करेंगे। आजकल दर्शक लोग देखते नहीं लंबे शोज। एक और शो हम करेंगे, इस पे कंटिन्यू हम डिस्कशन करेंगे हर हफ्ते, सो दैट वी हाईलाइट दीज इश्यूज टू द ग्लोबल। हमारे यहाँ से बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे टॉपिक्स पिकअप करता है, तो आई थिंक इट विल रीच देयर। पर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट आपने मेरी आंखें तो खोल दी हैं इस बात से। और क्योंकि हम लोग तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो जितना न्यूज़ हमको दिखाई देता है सोशल मीडिया पे, उतना ही पे हम रिएक्ट कर पाते हैं। बट एटलीस्ट आपने कुछ तो बताया है, व्हिच इज़ रियली ओपन द आईज़ ऑफ आवर व्यूअर्स, आल्सो विल ओपन द आईज़। और दर्शकों में से आप भी जो भी इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें। उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल आपको बताया ही है। एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक आल्सो व्यूअर्स। तो मैं आपसे फिर अगले शो में मिलूँगा वापस व्लादिमीर सिंह के साथ इन मोर डिटेल्स ऑन द करंट इश्यूज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आदित्य जी, मेरा एक अनुरोध रहेगा आपके दर्शकों से या आपसे, हाँ। अगर इफ यू वांट टू टेक वन एक्शनेबल कि हम क्या करें, हम्म। प्लीज लॉबी और सपोर्ट और स्प्रेड द वर्ड कि बांग्लादेश का मेडिकल वीसा से लेके सारे वीसा बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बंद हो और केवल तीर्थ वीसा रहे। तीर्थ वीसा केवल हिंदुओं को दिया जाए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट minimal achievable things which we should do but which will have a lot of impact. धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।